नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं पूरी योजना में साल 2020 से 2023 की अवधि के दौरान कुल 22,810 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक तरफ नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है। इस योजना के जरिए हमने औपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में जाने का काम किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वाणी को भी मंजूरी दी है। पीएम वाणी के तहत देश में पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। इनके लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फीस की आवश्यकता नहीं होगी। इन सभी विषयों पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं दिनेश त्यागी, जो कि सीईओ हैं सीएससी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और साथ ही साथ शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। शुरुआत मैं दिनेश त्यागी जी से करना चाहूँगा। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आज जिस तरह से डिजिटल इंडिया को एक और गति प्रदान करने की कोशिश की गई है और कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उसमें यह फैसला लिया कि पीएम वाणी नाम से एक योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें देश के कोने कोने तक फ्री तो नहीं कहना चाहिए, वाईफाई सुविधा की शुरुआत की जाएगी। इस योजना को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, दिनेश त्यागी जी? सभी को नमस्कार। आज जो ये अनाउंसमेंट हुआ है बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, in the sense that डिसेंट्रलाइज करता है। बहुत डिसेंट्रलाइजेशन है एक्सेस टू इंटरनेट। तो ऐसे बहुत सारे इलाके थे अभी गांव में, दूर दराज में, जहाँ की इंटरनेट क्वालिटी ऑफ इंटरनेट ठीक नहीं थी या इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल नहीं था। उसको करने के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट की लोगों को सुविधा नहीं थी, जो बचे हुए थे या किसी कारण से, या तो वहां पर टावर नहीं था या वहां पर एक्सेस पॉइंट नहीं थे। उन सब की कमी को दूर करने के लिए आज का जो ये पीडीओ का जो अनाउंसमेंट है, पीएम वाणी प्रोग्राम, बहुत ही चेंज होगा, बदलाव लाएगा। और उम्मीद करते हैं कि गांव में रहने वाले बच्चे और बच्चियों को अब वो इंटरनेट की एक्सेस मिल जाएगी और डिजिटल इंक्लूजन का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। लेकिन दिनेश त्यागी जी, इसमें एक बात और भी कही गई है कि पब्लिक डेटा ऑफिस खोलने के लिए जो लोग इस पर इंटरेस्ट शो करेंगे उन्हें कोई लाइसेंस फी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस या फिर इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो बहुत ही खुले मन से आएंगे और इस तरह की जो बैरियर्स हैं अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला। अभी तक जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे, आईएसपी, जो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। वेरियस कैटेगरीज के हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले सकते हैं या ऑल इंडिया लेवल पे। उसमें लाइसेंस होता है, लाइसेंस फीस होती है, रेगुलेटरी और कंप्लायंसेस के इशू होते हैं बहुत, और उसका लाइसेंस लेने में वक्त भी लगता है। लेकिन ये पीडीओ वाला है, ये उस लाइसेंस राज को बिल्कुल खत्म करता है कि आप इंटरनेट की सर्विस बिना लाइसेंस लिए, क्योंकि ये फ्री वाईफाई जोन है, फ्री बैंडविड्थ जोन है, तो उन जोन में लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके अगर आप अपने घर पे इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप एंटीना लगा करके पीडीओ बन सकते हैं और लोगों को एक्सेस क्रिएट करा सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन, बाकी जो उनके पार्टनर्स हैं, जैसे एक पीओ होगा, एक ऐप प्रोवाइडर होगा और एक रजिस्ट्री होगी, ये सब कंप्लायंसेस को देखेंगे। तो जो पीडीओ काम है, जो बेसिक फीचर है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, उसको कोई लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं हो। लेकिन त्यागी जी, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अभी जिस तरह से सरकार ने कहा है कि हम लाखों ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाने का काम में लगे हुए हैं, उस मामले से, उस योजना से ये जो आज की जो घोषणा हुई है वो किन मायनों में अलग है? देखिए, वो ब्रॉडबैंड, वो भारत नेट का प्रोग्राम है। भारत नेट देश में अभी सभी पंचायत में वो ऑप्टिकल फाइबर है, और अभी भी सब गांव में सब लोग शायद ऑप्टिकल फाइबर अगर पहुंच भी जाएगा, सब घरों में नहीं मिल पाएगा। फिर भी हमें वाईफाई हॉटस्पॉट्स की जरूरत पड़ेगी। तो
ये जो फाइबर जा रहा है ये तो पंचायत में एक पॉइंट पर जाके एंड होगा या गांव में एंड होगा, लेकिन उसके बाद लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए फाइबर को, क्योंकि फाइबर प्रोवाइड करने में, घर तक प्रोवाइड करने में कॉस्ट होती है एंड देयर आर इम्प्लीकेशंस व्हिच मेनी पीपल इन द विलेजेस मे नॉट अफोर्ड। कुछ परसेंटेज हैं जो गांव में फाइबर ले लेंगे भारतनेट से, लेकिन जो नहीं ले पाएंगे उनके लिए ये वाईफाई बहुत अच्छा रहेगा। वाईफाई will actually serve a great purpose for them because they don't have to invest। उनको ये जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो फाइबर लगाने में करनी पड़ती है वो उनकी जरूरत को पूरा कर पाएगी। और ये क्योंकि इंटरऑपरेबल भी बनाया जा रहा है तो वो बहुत अच्छा है। तो पहले एक लिमिटेशन हुआ करती थी कि अगर आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपना वाईफाई का कूपन लिया है तो अगर आप दूसरे जोन में जाते हो तो फिर आपको ऑपरेट नहीं करता है, फिर आपको फिर सेलुलर सिस्टम को यूज करना पड़ता है। तो ये क्योंकि वाईफाई वानी कंप्लायंट जो हॉटस्पॉट्स होंगे वो सब इंटरऑपरेबल होंगे और वो एग्रीगेटर सेटल करेगा। सो दैट इज अ बिग रिवोल्यूशन, वो बहुत बड़ा बदलाव है कि आप फिर कहीं भी आप इंटरनेट किसी सर्विस प्रोवाइडर से अपना चार्ज खरीद सकते हैं और कहीं भी जाकर के उसको यूज कर सकते हैं। तो शुभमय जी, कहने का मतलब ये कि सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश है कि इस पूरी योजना के जरिए, इस पहल के जरिए एक जो डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोसिस्टम की बात करें उसको फुलफिल की जाए। आप हमें सुन पा रहे हैं शुभमय जी? मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ बोलिए सर। ये करीब 2018 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक डिस्कशन पेपर फ्लोट भी किए थे कि इस तरह के पब्लिक डेटा ऑफिस तैयार किया जाए और ये इसका एक पूरे भारत में इसका जाल फैलाया जाए। और जाल फैलाने का वजह ये है कि आप जैसे पहले अभी बात कर रहे थे कि एक तरफ तो ऑप्टिकल फाइबर आएंगे, कुछ वो एक जगह पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद उसका जो रेडिएशन है उसके जरिए बहुत सारे वाईफाई स्पॉट्स तैयार हो जाते हैं। तो फिर उस वाईफाई स्पॉट्स पे कौन अल्टीमेटली कौन क्या सर्विस देगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का ये जो डिसीजन है, एक तरफ तो उसको उन सारे ब्रॉडबैंड वगैरह उसको भी काम में लाया जाएगा। दूसरी बात है, अगर जिस जगह पे वायर भी नहीं है वहां पे अगर वायरलेस कनेक्शन भी आया है तो वो भी, मतलब कुल मिलाकर दोनों चीजों को ही इस्तेमाल करके हर कहीं भी, किसी भी कस्बे में, किसी भी मोहल्ले में, कहीं भी पब्लिक डेटा ऑफिस, हम जैसे पहले जमाने में देखते थे टेलीफोन एसटीओ, ये पीसीओ बूथ, तो आप कल्पना कीजिए ये करीब उस तरह का चीज है कि सिर्फ ये टेलीफोन बूथ के बजाय ये एक इंटरनेट बूथ है। तो हर जगह पे इस तरह के इंटरनेट बूथ अवेलेबल होंगे और ठीक उसी तरह से कि भाई जहाँ पे जो जितना अच्छा सर्विस दे सकता है, जो एंटरप्रेन्योर ज्यादा जिसे कहते हैं ज्यादा कोशिश करता है, ज्यादा लोगों को लाने के लिए ज्यादा देर अपना दुकान खुला रखता है, तो वहां पे लोगों की भीड़ ज्यादा होगी और लोग फिर इसका फायदा उठाएंगे। हर तरीके का इंटरनेट का काम तो हम हर वक्त में हर चीजों में इस्तेमाल करते हैं। कितनी दूर से कितने तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ये तो उनके इमेजिनेशन के ऊपर है। मूल बात यह है कि इसमें लाइसेंस वगैरह नहीं रहेगा। इससे फायदा यह है कि जो सेटअप कर रहा है उसको भागदौड़ी नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊं, कौन सा फॉर्म भरूं, कौन सा मैं ये लाइसेंस किस जगह से लाकर अपने दुकान में लगाऊं तब जाके मेरे काम का कारोबार चलेगा, उसका जरूरत नहीं है। तो किसी का कोई दुकान चल रहा है, किसी का टेलरिंग शॉप है, कोई किराना दुकान है, कहीं भी इस तरह के पब्लिक डेटा ऑफिस शुरू हो जा सकते हैं। लेकिन शुभमय जी, मैं पब्लिक डेटा एग्रीगेटर पे आऊँ उससे पहले मेरा सवाल ये होगा कि कहीं ना कहीं इसके ज़रिए, ये मेरा अपना एनालिसिस है, कहीं इसके ज़रिए ये भी तो बात हो सकती है कि जो लोग इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, एक तो उन्हें भी रोज़गार के मौके मिलेंगे और जो नए स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, इस क्षेत्र में भी गांव-गांव तक लोग जाएंगे और इस स्टार्टअप के ज़रिए, इस नए पहल के ज़रिए वो अपना कामकाज भी शुरू कर पाएंगे। सिर्फ स्टार्टअप्स तो देखिए वो तो बड़ी चीज हो गई, इसलिए क्योंकि उसके लिए जो जाएंगे वो अपने आप में और इसके ऊपर चिंतन करेंगे, विमर्श करेंगे, वो आगे चलेंगे ये जरूर। लेकिन ये बात है कि आप अगर कहीं भी अगर आप पहुंच जाएं तो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इंटरनेट के बारे में पता नहीं है, ये शायद ही आपको कहीं मिलेगा।
और लेकिन सबसे बड़ा झमेला सब जगह पे बहुत सारी जगह पे रहता है कि भाई जानते तो हैं, लेकिन जैसे ही बड़े शहर और मध्यम टाइप के शहर से निकल जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ सर्विस या पहुंचना या कनेक्शन के पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अभी आप इस साल देखेंगे कि ये कोविड के चलते बहुत सारे गांव में कोशिश किया गया बच्चों को स्कूल में इंटरनेट के जरिए कुछ बच्चों के पास पढ़ाने का कनेक्शंस लाया जाए, लेकिन वो सब चीजों के में एक अड़चन जो बार बार आ रहा है वो ये है कि कनेक्टिविटी इतना तरीके से, क्योंकि ये सरकारी चीज नहीं हो सकता है। हर आदमी तक पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाना, ये एक बिजनेस का ही बात है कि कौन कितना बिजनेस तैयार कर सकता है। और बिजनेस वो तभी करेगा जब उसके पास डिमांड आएगा, और डिमांड तो आएगा क्योंकि लोगों को आजकल हर मामले में इंटरनेट का जरूरत होता है, चाहे वो खेती के मामले में दाम जानना हो, या नहीं तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो, या कहीं पे हॉस्पिटल में भी जाने के लिए कि किस तरीके का प्रॉब्लम है, कौन सी मुश्किलात है, ऐसे बहुत सारी चीजें। हम तो मतलब अभी तो इंटरनेट की क्या जरूरत है उसकी तो कोई लेखा जोखा ही करना असंभव है। लेकिन त्यागी जी, इसमें एक और बात कही गई है कि जो एक पब्लिक डेटा एग्रीगेटर होगा वो इस पीडीओ पे, पब्लिक डेटा ऑफिस की अकाउंटिंग और ऑथराइजेशन का काम देखेगा ये एग्रीगेटर। तो अगर मैं सरल शब्दों में जानना चाहूं कि आखिर इसका काम होगा क्या और किस तरह से ये स्थापित किए जाएंगे? देखिए, पब्लिक डेटा जो एग्रीगेटर है उसका रोल ये है कि जो पीडीओज हैं, जो इसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, तो कंप्लायंस के हिसाब से हर एक आदमी, एवरी पर्सन हु यूजेस इंटरनेट, उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है और उसके लॉग्स भी मेंटेन करने होते हैं। मतलब किससे बात किया, कब बात किया, कितना टाइम मेंटेन बात किया। तो एग्रीगेटर का काम होगा कि वो जो कंप्लायंसेस हैं, वो जो पीडीओ नहीं कर रहा है, वो पीडीओ को वो कंप्लायंसेस सेटअप करेगा और दूसरा उसको इंटरऑपरेबल बनाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने गांव में किसी में कूपन लिया है और मैं दूसरे गांव में जाना चाहता हूं और वहां पे किसी और का पीडीओ है, तो वो दोनों अगर वानी कंप्लायंट है तो एग्रीगेटर के मार्फत ही वो दोनों चल पाएंगे, क्योंकि मुझे उनका पैसा भी सेटल करना होगा। एक तो वेरिफिकेशन सेटलमेंट होगा कि कस्टमर जो मैंने वेरीफाई एक वानी पे किया है वो दूसरे पे वेरीफाई हो जाएगा। तो ये कोई सरकारी होगा या फिर गैर सरकारी होगा? ये भी गैर सरकारी होगा, ये एग्रीगेटर भी, लेकिन इसका लाइसेंस होगा। एग्रीगेटर विल हैव टू गेट ए लाइसेंस, क्योंकि उसको कंप्लायंसेस करनी है तो एग्रीगेटर को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वो उसको लाइसेंसिंग से ये उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके सिस्टम को ठीक से मॉनिटर किया जाएगा। ओके। आपका जो प्रश्न एक आपने जो कहा था कि जॉब्स का, देखिए 6 लाख गांव है, अगर हम 6 लाख गांव में 20 एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर दें, मतलब 20 पीडीओ बना दें, तो करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब पीडीओ बनेंगे और 1 करोड़ 20 लाख से वो 20 में सारा गांव कवर हो जाएगा, हर परिवार कवर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस पॉइंट की कुछ लिमिटेशन होती है कितनी दूरी तक वो काम कर सकता है। बट आई थिंक ऑन एवरेज 20 एक्सेस पॉइंट जो है वानी कंप्लायंट एक्सेस पॉइंट जो कवर कर देंगे। तो हर एक में एक कम से कम उस गांव में 2 बच्चों को नौकरियां तो मिल जाएंगी। तो 6 लाख गांव में कम से कम आप देखिए 1.2 मिलियन पीपल विल गेट जॉब्स, क्योंकि एक्सेस पॉइंट को मेंटेन भी करना है, वो सोलर के साथ होगा, पावर बैक्ड होगा, उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, फिर कूपन देने होंगे, लोगों को सेल करना है, फिर लोगों की सर्विस भी करनी है। So all this will need some employment generation, and in any case he will get some margin because वो तो सेल कर रहा है, so there will be a lot of revenue for him और वो शेयर करेगा। तो 1.2 million people will get employed by this Wani compliant only in rural India. Urban में तो like approximately urban areas also dark spots है, तो urban area में भी almost similar number will get jobs and employment. और साथ ही त्यागी जी, इसमें एक और बात कही गई है इस फैसले में, आज के फैसले में, कि खासकर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया और उसमें 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में मोबाइल कवरेज को और भी बढ़ाने के लिए जो सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष जो फंड है उस योजना को मंजूरी दी गई है। और कहा जा रहा है कि इस योजना के इम्प्लीमेंट होने से अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1683 गाँव और असम के 2 जिलों के 691 जो गांव हैं वहां पे मोबाइल कवरेज की जो उपलब्धता है उसको और भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो सुदूर देहात तक, गांव-गांव तक और पूर्वोत्तर राज्यों तक भी जो डिजिटल पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाने की दिशा में ये फैसला कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए,
फोन कनेक्शन तो बहुत जरूरी है आजकल, तो बहुत इट्स इम्पॉसिबल कि आप टेलीफोन नहीं है और बहुत मुश्किल होता है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके थोड़ा पहाड़ी हैं और हैबिटेशंस कम है छोटे छोटे, तो ये जो आज का जो डिसीजन है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, टावर्स बहुत ज्यादा लग पाएंगे क्योंकि वो रेंज ज्यादा चाहिए और लिटिल मोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन टावर्स, तो टावर से सेलुलर एक्सेस, सेलुलर फोन्स की एक्सेस बढ़ जाएगी। और उसके साथ ही ये जो वानी वाला है ये भी उन हैबिटेशंस को, नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे हैबिटेशन होते हैं, एक विलेज में भी एक विलेज एक जगह नहीं होता है, एक पहाड़ी पे 10 गांव होंगे, 10 घर होंगे, दूसरी पे 10 घर होंगे, उन सबको भी एक्सेस कराने के लिए जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो डिफरेंट होता है, लेकिन पीडीओ विल आल्सो हेल्प एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो नॉट ओनली 6 लाख से ज्यादा गांव में होगा, एवरी हैबिटेशन वेदर इट्स नक्सल एरियाज और फॉरेस्ट एरियाज और नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर और एरियाज इन हिमाचल एंड उत्तरांचल, इन सबको भी इंटरनेट के एक्सेस, वानी कंप्लायंट एक्सेस पॉइंट क्योंकि लोकली होंगे, अनलाइसेंस होंगे, तो इजीली और स्पीड से प्रोवाइड की जा सकेगी। जी, हम दूसरे अहम फैसलों पे आते हैं। शुभमोय जी, एक मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला लिया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है और जो पैकेज का अनाउंस किया गया था 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में जो फॉर्मल सेक्टर है, औपचारिक क्षेत्र में रोजगारों को कैसे बढ़ावा मिले उस दिशा में और नए रोजगारों का भी मौका मिले उस दिशा में ये जो रोजगार योजना है उसकी मंजूरी दी गई है। कितना महत्वपूर्ण इस फैसले को आप मानते हैं? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये इसको फॉर्मली अनाउंस किए थे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और उनका कहना और स्कीम ये है कि ये वाला स्कीम में 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के पीरियड में हर कोई नया जो एम्प्लॉय कंपनी कोई भी यूनिट एम्प्लॉय करेगा उसके बाद उसके जो प्रोविडेंट मतलब ग्रेजुएटी और ये प्रोविडेंट फंड की तरफ उनके जो खर्च है महीने का जो करीब 24% ऑफ द वेजेस जो जाता है, 12% एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये दोनों ही सरकार व्यय करेगी अप टू दैट कंपनी। सिर्फ लिमिट ये है कि कंपनी में 1000 एम्प्लॉय से ज्यादा ना हो, उससे ज्यादा अगर है तो सिर्फ एम्प्लॉय का जो 12% है वही किया जाएगा। खैर वो तो बहुत बड़े कंपनी हो गए, लेकिन इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में एक तरह का 24% का सब्सिडी दिया जा रहा है नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में। बिल्कुल। तो ये एक काफी सिग्निफिकेंट एक सपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। और इस साल जब हम एम्प्लॉयमेंट का एक काफी जोर से झटका लगा था कोविड के चलते, तो ये एक काफी जिसे कहते हैं पुख्ता एक स्टेप है जिससे लोगों को जो सबसे वीकेस्ट एम्प्लॉय हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये अच्छा चीज है। और ये इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार अगर जब ये सपोर्ट मिलता है तो खासकर जो छोटे यूनिट्स हैं उनके लिए ये बहुत फर्क पड़ता है कि कितने तरह का ये कंट्रीब्यूशन कैसे दिया जाए वगैरह। इस पर सरकार की ये जो सपोर्ट है कि 24% तक उनका जो वेज पैकेज का सरकार सपोर्ट करेगी और जिसका टोटल जिस पर कितना खर्च आएगा वो अभी ये है सर मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ और पूरी योजना 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट ये काफी इसका सरकार की तरफ से काफी मोटा जिसे कहते हैं आउटले है। और ये आउटले इसलिए जरूरत है क्योंकि ये आउटले पूरा जाता है नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पुराने एम्प्लॉयज को मिल जाएंगे या ये नहीं जाएंगे। सरकार का भरोसा है कि ये पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। और खर्च होने का मतलब क्या है कि नए एम्प्लॉयज को नहीं तो काम नौकरी मिलेगी। तो सर इसका मतलब अगर सरल शब्दों में मैं ये कहूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, गैर सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां जो क्षेत्र हैं वो प्रोत्साहित होंगे इस योजना से और वो नए रोजगार के मौके जो हैं वो उपलब्ध करवाएंगे लोगों को।
सरकारी क्षेत्र की कंपनी के ऊपर अब ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये पूरा बेस जिसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसका हम जिक्र बहुत बड़ी करते हैं, ये उनके लिए खासकर है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत फर्क लाता है कि कितना एम्प्लॉय को वो रख सकते हैं किसी भी समय पे अपने पेरोल पे। और इसलिए ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट उनको क्योंकि वो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी में डिमांड का स्रोत फिर से आया है, कंपनी धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे डिमांड बढ़ रहा है, तो इस वक्त यूनिट्स कोशिश कर रहे हैं कि हम नए प्रोडक्शन बढ़ाएं। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कई जगहों पे नए एम्प्लॉयज का जरूरत है, लेकिन नए एम्प्लॉय को लाने में सबसे पहले उनका खर्च बढ़ जाता है। तो उस खर्च में अगर 24% अगर सरकार की तरफ से अगर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है हर तरीके से इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में। एम्प्लॉय को तो पैसा मिले, मतलब सपोर्ट मिलता ही है, कंपनी को, यूनिट को सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथ में प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा काम में आता है। और इसी के जरिए अगर मैं ये कहूं कि जीडीपी भी उसमें बढ़ोतरी होगी, देश मजबूत होगा। दिनेश त्यागी जी, अगर आप इसमें कुछ रोशनी डाल सके कुछ अनुभव से कि ये जो योजना को मंजूरी दी गई है उससे देश के विकास में ये कितना एक पुश की तरह काम करेगा? देखिए कि जैसा अभी बताया गया कि एम्प्लॉयर्स जो हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है, इसे सिग्निफिकेंट इंसेंटिव, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी थोड़ा हेसिटेंट होते हैं और दिस विल रेगुलराइज एंड इंसेंटिवाइज देम टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ताकि और वो एम्प्लॉयमेंट भी लीगल एम्प्लॉयमेंट होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा इन द फॉर्मेट विच रिक्वायर्ड। तो आप सारे एम्प्लॉयज को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लार्जली विल गेट बेनिफिटेड, क्योंकि उन्हीं को ये फायदा एक्सटेंड होगा और वो उन्हीं शुरुआत करते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, जिनको छोटे बच्चे ज्यादा एम्प्लॉय करने हैं और हेजिटेंट है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, इसीलिए वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं आना चाहते हैं, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट पे रहते हैं। तो इट विल नॉट ओनली हेल्प द एम्प्लॉय पीपल, जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाएगा, तो उसको ESIC का बेनिफिट मिलेगा, EPF का बेनिफिट मिलेगा, ऑल दैट बेनिफिट ही विल गेट एक्सटेंडेड, ही विल गेट टू रेगुलर स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत बड़ा लाभ है और हमें तो लगता है कि जो बेचारे लोग हैं जो नौकरियों में अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उस मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं, और एम्प्लॉइज ऑल्सो कॉन्स्टेंट कि उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकते हैं। ये वाला इंसेंटिव उन दोनों की मदद करेगा, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉइज की भी। ज्यादातर बेनिफिट एम्प्लॉइज को है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आने के बाद में उनको EPF का पैसा होता है, EPF में पेंशन भी मिलती है, इट्स ए फिनोमिनल इंपैक्ट अगर वो EPF में बेनिफिट उसको मिल सकता है। शुभम जी, समय की कमी, एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में उसका जवाब दीजिएगा कि जो ये योजना है और जो EPFO द्वारा जो लागू कई दूसरी योजनाएं हैं उसमें कोई ओवरलैपिंग ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑल सबसे बड़ा चीज ये है कि EPFO देखिए एक उसका काम है कि सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो ग्रेजुअली उसके अपने एक फॉर्मल सेक्टर में आ जाए, पेंशन और प्रोविडेंट फंड का पूरा सिस्टम उनके ऊपर लागू हो जाए। ये बहुत बड़ा जरूरी है ताकि एक सोशल सिक्योरिटी नेट बन जाए पूरे देश में, तो उसके तरफ EPFO काम कर रहे हैं। और ये जो सरकार का ये जो सपोर्ट से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसका पुश ये है कि उस कार्यक्रम में और भी ज्यादा एम्प्लॉइज को, नए एम्प्लॉइज को उसके तहत में लाना है, तो नेचुरली पुराने एम्प्लॉइज पर भी एक असर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश त्यागी जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और शुभम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कैबिनेट के इस बड़े फैसले के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।